शाहजहांपुर सीधी बात आए दिखाते हैं यह खबर। देखिए, कौन साथी होगा ये स्वाभाविक, मतलब ये एक जनरल प्रैक्टिस रही है कि जब चुनाव सामने आते हैं उसी वक्त आप गठबंधन के स्वरूप को आप तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि आज मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर हूँ, यहाँ पर चुनाव समीप है और गठबंधन को लेकर चर्चा हम लोग की चल रही है। प्रदेश इकाई को पूरी तरीके से हम लोगों ने इस बात की स्वतंत्रता दी है कि वो किस क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन कर आगे बढ़ना चाहते हैं या अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पूरी स्वतंत्रता राज्य इकाई के पास है। राज्य इकाई की तरफ से कई सुझाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीशंकर पांडे जी की भी तरफ से दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जब तक चुनाव की घोषणा होगी तब तक गठबंधन का स्वरूप तय हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, वो मायने रखते हैं। जो भी गठबंधन हमारे मुद्दों को, हमारे इश्यूज़ को सपोर्ट करेगा, जो उसको सम्मान देगा, यकीनन हम लोग उसके साथ गठबंधन कर आगे चलेंगे। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। योगी सरकार करेगी उत्तर प्रदेश नंबर 1, चाहे विकास में हो, चाहे बेरोजगार में हो, चाहे शिक्षा में हो। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, वो क्या आधार उसका है? भाई, पिछले 5 साल में जिस तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड जनाधार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, उस जनादेश के अनुसार यकीनन पिछले 5 साल मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम तरीके के विकास के कार्यों को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने का कार्य किया। पर हकीकत ये भी है कि अभी भी कई ऐसे कार्य हैं, खास तौर पर युवाओं से जुड़े हुए, जो बेरोजगारी का जो विषय है। आज भी हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है। यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी भी कई तरीके के कार्य करने बाकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल एक विजन डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रही है, जिसमें इन तमाम समस्याओं का समाधान के साथ हम लोग उसमें जिक्र करेंगे और आने वाले समय में उसी विजन डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है। अभी पूर्वांचल पर फाइटर जेट उतारे गए तो अखिलेश ने अपनी साइकिल चला दी। इस लड़ाई के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ है, जिसमें सही मायनों में जनता के जो विषय हैं वो छूट जाते हैं। और मुझे हमेशा इस बात का एतराज़ रहा है। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि भैया कौन होड़ ले रहा है या किसको श्रेय जा रहा है, नहीं जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भैया एक पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने बनाया, कनेक्टिविटी को आप बढ़ावा देने पर। ये कनेक्टिविटी सिर्फ इंटर स्टेट तक सीमित रह जाएगी तो कभी राज्यों का विकास नहीं होगा। भारत गांव में बसता है। जब तक गांव की कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक गांव को शहर से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक एक गांव को दूसरे गांव से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक आवाजाही का जब तक माध्यम नहीं बनेगा, तब तक गांव हमारे विकसित नहीं हो सकते। तो जो लोग श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं, उनको भारत के गांव में जाने की ज़रूरत है, उनको उत्तर प्रदेश के गांव में जाने की ज़रूरत है। और मुझे आश्चर्य होता है कि भैया जब जब चुनाव आते हैं उसी वक्त ये होड़ लगती है और विभिन्न तरीके के और मुद्दे उठ कर आ जाते हैं। कहीं पर मुगल राजनीति शुरू हो जाती है, कहीं पर जिन्ना जी का जिक्र शुरू हो जाता है। ऐसे में जो मेन मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि भैया जिन्ना ने उस वक्त क्या किया था, नहीं किया था। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मुग़ल काल में हिंदुस्तान के क्या हालात थे, नहीं थे। आप मुझे आज के हालात बताइए ना। आप मुझे आज बताइए कि भैया कितने लाख रोज़गार हमारे युवाओं को मिले, क्या हमारे युवाओं की स्थिति बेहतर हुई, क्या बुज़ुर्गों के लिए अस्पताल बेहतर हुए, क्या अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, क्या वहाँ पे उपकरण हैं, क्या महिलाओं के लिए आपने सुविधाएँ दी हैं। आज की तारीख में ये ज्वलन मुद्दे हैं, पर चुनाव के वक्त और मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि ये सारे मुद्दे छूट जाते हैं। कहा जाता है कि मोदी के खुद को हनुमान बताते हैं, तो अभी आपने प्रधानमंत्री की फोटो भी शेयर किया है सोशल मीडिया पर। क्या इशारा जा रहा है इस तरफ? कोई इशारा करने की बात नहीं है। एक संक्षिप्त मुलाकात मेरी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हुई। और देखिए, इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे मन में उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा सम्मान है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कभी नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर इसलिए क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे थे जब और कोई नहीं था। और मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे नेता, मेरे पिताजी अस्पताल में थे, वेंटिलेटर पे थे। वो एक ऐसा समय था जब दिन में 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता था। और सुख की घड़ी में कोई आपके साथ हो नहीं हो, आप याद रखें नहीं रखें, पर जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है, उसके परोपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ है। और उनसे जो एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, उसी की तस्वीर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने साझा की थी।
इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन की भूमिका ऐसी तय हो रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चाएं विभिन्न राजनीतिक दलों से चल रही है और क्या गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जल्द साझा किया जाएगा। पार्टी 2022 में किस स्टैंड पर है, क्या उसका स्टैंड रहेगा? देखिए, स्टैंड जैसा मैंने कहा कि हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और एक समय ऐसा रहा था भैया जब लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में था। कई विधायक हम लोग के यहाँ से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते रहे। पर हाँ, गठबंधन की राजनीति की वजह से पिछले कुछ चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। कहीं ना कहीं मुझे या मेरे नेता को अपने जीते जी भी इस बात का मलाल होता था, उनको दुख होता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप अपने मुद्दों को, अपने विचारों को जनता तक आप पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनके रहते रहते ये निर्णय लिया गया था कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव होंगे, अगर राज्य इकाई चाहेगी तो हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा और इवन पंजाब की राज्य इकाई के द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि दोनों राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए और दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।